मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए किए जा रहे हैं एहतियाती उपाय। आज सभी जिलों में की गई तैयारियों की समीक्षा। राज्य में कल एक दिन में 1,70,000 से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड टीके की खुराक। पिछले 24 घंटे में 55 नए मामले की पुष्टि। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को मिला सेवा विस्तार। 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे पद पर। और अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को सफलता। जामताड़ा और खूंटी में 4 साइबर अपराधी सहित 9 गिरफ्तार। चाईबासा में 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इससे निपटने के लिए राज्य में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने रामगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सचेत है और सभी जिलों में इससे निपटने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। इधर कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजित की जाएगी। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त शामिल होंगे। बैठक के दौरान 19 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें व्यापक जांच अभियान, संक्रमितों की मॉनिटरिंग, अस्पतालों में बेड की स्थिति, ऑक्सीजन की आपूर्ति, चिल्ड्रन फ्रेंडली वार्ड का निर्माण का एजेंडा प्रमुख होगा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामले काफी कम आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 38,079 नए मामले सामने आए हैं। और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 38,079 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 43,916 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% हो गया है। इस समय देश के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,24,025 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 560 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 55 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है, जबकि 51 संक्रमितों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। लंबे समय के बाद यह पहला मौका है जब कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमण के दैनिक मामलों से कम है। राज्य में अब तक 3,46,588 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,41,128 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5,120 लोगों की महामारी के कारण मौत हुई है। राज्य में अब केवल 340 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक करीब 40 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 39 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 42,12,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है। कल एक दिन में 1,72,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ।
इनमें 1,11,822 लोगों को पहली खुराक दी गई, जबकि 60,817 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई। पहली खुराक लेने वालों में 18 से 44 वर्ष के 90,435 युवा शामिल हैं। वैक्सीन से क्या आ जाते हैं 9-10 तो आ गया है उसको देखे। कोरोना महामारी से मुकाबला करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने देश का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट विकसित किया है। कोविहोम नाम की इस टेस्ट किट के माध्यम से महज 30 मिनट के भीतर आरटी-पीसीआर स्तर का जांच परिणाम हासिल कर पाना संभव है। कोविड-19 टेस्टिंग की दिशा में आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं को बड़ी कामयाबी मिली है। शोधकर्ताओं ने देश का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट विकसित किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। कोविहोम नाम के इस टेस्ट किट के जरिए घर बैठे ही बेहद कम कीमत पर कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। इस टेस्ट किट के जरिए महज 30 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन पर मिल जाती है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए आई कोविड नाम का मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। We have done several clinical trial and we have approached for the approval for this and for validation of our test kit. And recently we have been received validation report from CCMB, one of the premier institute, and is a ICMR validation lab. And our efficiency of the kit found 94.2 and sensitivity at 91.3. And selectivity was 98.2. This is the iCovid app which we are using to power up our device. The purpose of using an Android-based app is because most of the people use Android smartphones and it can be easily downloaded from Play Store once it is commercialized. You can easily download it in your home and reduce the clinical contact hours and get the results at your home. कोविहोम टेस्ट किट की खासियत ये है कि इसके लिए आरटी-पीसीआर मशीन, लैब या विशेषज्ञ मानव संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके जरिए आरटी-पीसीआर स्तर का ही जांच परिणाम हासिल होता है। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इस टेस्ट किट को 94.2% तक प्रभावी करार दिया है। It doesn't require RT-PCR, doesn't require any extraction, doesn't require any expert manpower to actually to extract the RNA, and we are directly testing RNA. We are not depending on antigen or antibody. We are directly detecting RNA, which is equivalent what RT-PCR do. But we do with the electronic test kit. We don't require a color-based device, and and we are actually able to test all these things within 30 minutes. स्मार्टफोन आधारित कोविहोम टेस्ट किट के जरिए बिना किसी विशेषज्ञ की निगरानी में घर बैठे कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। इस टेस्ट किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद महज 300 रुपये में कोविड जांच करना संभव हो सकेगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य के सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई कराने की पहल शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसके लिए राज्य के 80 विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें गढ़वा के 3 सरकारी विद्यालय भी शामिल हैं। गढ़वा जिले में चयनित तीनों सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार बताते हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा महकमा पूरी तत्परता से लगा हुआ है। 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय जो बनाया जाना है, उसी क्रम में गढ़वा में भी 3 विद्यालयों को बेहद प्रक्रिया के तहत उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में नॉमिनेट किया गया है, जिसका फाइनल भी उनका नॉमिनेशन हो गया है। उसमें एक रामा साहू उच्च विद्यालय है और एक बालिका उच्च विद्यालय है और तीसरा गढ़वा का जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है। तीनों को रखा गया है। चूंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी की माने तो तीनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को इसके लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
वे कहते हैं कि सरकार की यह पहल गढ़वा जिले के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके पीछे का जो मूल जो इसका दर्शन है यही है कि हम लोग कैसे शिक्षा को, खासकर जो हमारी सरकारी शिक्षा को लेकर जो हमेशा रहता है कि नहीं प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा करते हैं बनस्पत सरकारी स्कूल, तो ये भ्रांति तोड़ना, ये जो गैप को पूरा करना कि हम उतनी ही बल्कि उससे बेहतर शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में यह कदम उठाया है। इस पहल का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चों को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। श्री सिन्हा पुलिस महानिदेशक के पद पर 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे। उन्हें डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2021 को पदस्थापित किया गया था और वे 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस प्रकार अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आपके साथ उसको करें, और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर वगैरह नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गईं। साइबर डीएसपी मजहरुल होदा ने बताया कि अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर फतेहपुर थाना अंतर्गत कैराबानी स्थित जंगल में साइबर ठगी कई लोग काज कर रहे थे, तो उसी के आलोक में जो है साइबर थाना और फतेहपुर थाना के सहयोग से छापामारी की गई, जिसमें 2,20,000 रुपया कैश, 4 मोबाइल सेट, 12 मोबाइल सिम और एक ATM कार्ड, ये भी फर्जी है। उधर खूंटी जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4 किलो अफीम भी बरामद की गई। पुलिस ने मुरू थाना क्षेत्र से भी हत्या, डकैती और अवैध शराब के धंधे में संलिप्त 3 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली संगठन PLFI का सब जोनल कमांडर सनीशर सुरीन के मारे जाने की सूचना है। संथाल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने जसीडीह के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित IOCL सभागार में एक बैठक की। इसमें IOCL के अधिकारियों के अलावा जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक और कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान बरौनी हल्दिया पाइपलाइन से लगातार हो रही क्रूड ऑयल की चोरी पर चर्चा हुई और इसकी रोकथाम के लिए रणनीति तय की गई। DIG of संथाल परगना, Mr. धनंजय कुमार सिंह sir, district administration and other senior dignitaries, before we commence the more than 15,000 के जो CGM आए थे मिस्टर KK चौधरी बरौनी से, रीजनल ऑफिस
बंगाल से भी आए थे और इसे झारखंड के जितने ISL के ऑफिसर थे, उनसे जो ये जो बरौनी हल्दिया पारादीप जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, क्रूड ऑयल पाइपलाइन और ये रिफाइनरी वाले, तो उसकी सुरक्षा के लिए मतलब कि पाइपलाइन गया है, कोई इसके साथ मिसचिफ नहीं करे या कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं करे, उसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी स्टेप हम लोग उठा सकते हैं, इसी बिंदु पर चर्चा हुई है। और पहले जो घटनाएं घटी हैं उस केसेज में क्या हुआ है, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई, इस बिंदु पर चर्चा हुई। झारखंड के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अनेक परिवार जंगल से जड़ी बूटियां, दतवन और सखुआ के पत्तों से दोना पत्तल बनाकर अपना गुजारा करते हैं। बेहद कठिन और थकाऊ दिनचर्या के बावजूद इन्होंने अपने इस परंपरागत पेशे को जिंदा रखा है। झारखंड में वनों के नजदीक निवास करने वाले अनेक ऐसे परिवार हैं जो अपने भरण पोषण के लिए इन जंगलों पर ही आश्रित हैं। इनमें से कई आज भी जंगल से सखुआ के पत्ते तोड़कर उनका दोना पत्तल बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। खासकर परिवार की महिलाओं को इसमें महारत हासिल है। शादी ब्याह के दिनों में इस हाथ से बने पत्तलों की खूब डिमांड रहती है। बाकी दिनों मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हटाने के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? थर्मोकोल प्लेट वगैरह तो हटवा दीजिएगा। ज्यादा दाम से नहीं बिकता है, 15 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, ज्यादा दाम में नहीं बिकता है। हम लोग को आने जाने में बहुत भाड़ा लगता है। इनकी माने तो कुछ एक वर्ष पहले तक ये अपने इस परंपरागत पेशे से बेहद खुश थे, लेकिन जैसे जैसे बाजार में प्लास्टिक और थर्मोकोल की बनी प्लेटों ने अपनी जगह बनानी शुरू की, इनका हुनर और हौसला दोनों बिखरता चला गया। हालांकि अभी भी इन पत्तों से बने दोने और पत्तलों की पवित्रता और शुद्धता का कोई सानी नहीं है। नेक धर्म का पर्व छठ हो या फिर और कोई पूजा, लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। एक खास बात और, इसे नष्ट करना भी आसान है और पर्यावरण को इससे कोई खतरा भी नहीं है। अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए पेड़ पौधों पर तरह से आश्रित रहने के बावजूद इन्होंने वनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जबकि केंद्र सरकार ने इनकी सुध ली है तो इनके दिन बहुरने की भी उम्मीद जगी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन के ऑपरेशन को लेकर नए नियमों का मसौदा तैयार किया। हाल ही में जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन से हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए लगातार रची जा रही साजिश के मद्देनजर नए नियमों को काफी अहम माना जा रहा है। यानी नो परमिशन नो टेक ऑफ की नीति अपनाने की बात तो कही है, लेकिन पहले के मुकाबले उद्योगों के लिए छूट भी बढ़ाया गया है। नए नियमों का मसौदा हाल ही में जारी UAS नियम यानी मानव रहित विमान प्रणाली नियमों से बिल्कुल अलग है, तो साथ ही वो उसकी जगह भी लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि नए ड्रोन नियमों के ड्राफ्ट की कौन सी बड़ी बातें हैं। इसके मुताबिक कई स्वीकृतियां समाप्त कर दी गई हैं और प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है। अनुमति या अनुमोदन के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 5, ड्रोन का कवरेज 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो किया गया, जिसमें ड्रोन टैक्सी भी है शामिल। ड्रोन ऑपरेशन के लिए शुल्क नाममात्र के स्तर तक घटाया गया। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को संवेदनशीलता के आधार पर रेड, येलो और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया। हवाई अड्डे की परिधि से येलो जोन 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर किया गया। ग्रीन जोन में 400 फीट तक उड़ान के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी संस्थाओं के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई, ड्रोन के हस्तांतरण और पंजीकरण रद्द करने की आसान प्रक्रिया, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 5 अगस्त तक ड्रोन नियमों के मसौदे को लेकर आम लोगों की राय मांगी है। विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा कि
कम लागत, संसाधनों और ऑपरेशन में लगने वाले कम समय के साथ ड्रोन दुनिया भर में अगली बड़ी तकनीकी क्रांति ला रहे हैं। यह हम पर है कि हम नई लहर पर सवार हों और विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के बीच इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। यही आगे का रास्ता है। मसौदे में ये भी कहा गया है कि ड्रोन संबंधी गतिविधियों का परिचालन इस तरह से हो कि ये लोगों या संपत्ति की सुरक्षा या संरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर सके। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को नियम आधारित बनाने का एक मकसद ये भी है कि इससे न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले बल्कि नए रोजगार का सृजन भी हो सके। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड की कला संस्कृति देश और दुनिया में जग जाहिर है। यहाँ के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आज भी अपने हुनर को संजोए रखे हुए हैं। लकड़ी के छोटे से टुकड़े में हाथों की कारीगरी के माध्यम से जान फूंकने वाले विशेश्वर बिजरिया रांची के ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं। बगैर किसी प्रशिक्षण के सामान्य से दिखने वाली लकड़ी को आकर्षक खिलौने और आकृति प्रदान करने वाले विशेश्वर ने झारखंड की कला संस्कृति को समृद्ध बनाने में अपना काफी योगदान दिया है। लकड़ी का बनाते हैं और इसमें जैसे बैलगाड़ी और खिलौना, तलवार, सब्जी चलाने का वो बनाते हैं, घर, दिल, फूल वो सब बनाते हैं और किसान वाला और हैंगर, नाव ये सब बनाते हैं। जनजातीय समुदाय से विशेश्वर ने यह कला अपने पूर्वजों से सीखी है। उनकी इस सुंदर कलाकृति की प्रशंसा सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी करते हैं। पुणे से रांची घूमने आई अप्रीन अंजुम का कहना है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी हस्त निर्मित वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन झारखंड की कला सबसे अनूठी है। खरीदारी करने क्या यहाँ का यूनिक लग रहा है ये सब? मुझे तो ये सब बहुत ही यूनिक लग रहा है क्योंकि हम पुणे में रहते हैं और वहाँ पर बहुत ही मुश्किल ये सब मिलता है। हैंडमेड बहुत हाई कॉस्ट में रहता है और यहाँ पर अच्छी कीमत में अच्छा मिल जा रहा है, तो हम शो पीस ले रहे हैं। यहाँ दिल्ली से आए हैं, वहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं, लेकिन हम लोग झारखंड यहाँ पे हमारा होम टाउन है तो घूमने के लिए आ जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है, ग्रीनरी है, चारों तरफ बहुत हरियाली है। यहाँ पे ऐसा रहने के लिए शहर के लोग तरसते हैं। यहाँ पे तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नेचर है, इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल मिल रही है तो घूमने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। रांची की अनीस मिंज का कहना है कि कलाकार द्वारा जिस सादगी के साथ लकड़ी को आकृति का रूप देने किया गया है वह काफी सराहनीय है। उनका मानना है कि विरासत में मिले इस हुनर को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नो डाउट ये यहाँ पे लोकल स्थानीय रूप में ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर प्रोत्साहन मिले तो ये और अच्छा काम कर सकते हैं। और जैसा मैं देख रहा हूँ, मैंने भी लिया ये कुछ क्राफ्ट्स है, ये बहुत सादगी से बनाया हुआ है लेकिन ये बहुत एलिगेंट है। और ये लकड़ी एकदम सिंपल जो यहाँ का लाइफस्टाइल है, जो यहाँ के जीवन शैली है, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रभाव है इन क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। ये इसमें जैसे गाय वगैरह दिख रही है हमें और ये सारी पेड़ पौधे ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। जल, जंगल और पहाड़ से घिरे झारखंड को वैश्विक मानचित्र पर पहचान दिलाने में खनिज संपदा के साथ यहाँ की लोक कला और संस्कृति का भी योगदान रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को आज से 5 दिनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पूजा पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आज से 5 दिनों के लिए खुल गया है। पूजा पाठ के लिए खुले मंदिर में श्रद्धालुओं को कोरोना की 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ले जाना जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मंदिर अभी तक बंद था और कोरोना की दूसरी लहर की गति में कमी आने के बाद मंदिर को 21 जुलाई तक के लिए खोला गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे। महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। बाबा नगरी देवघर में आज से बांग्ला सावन की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर बंद होने के कारण आज मुख्य द्वार पर ही श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इससे पहले बड़ी संख्या में बिहार से आए श्रद्धालुओं ने शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाई।
पीछे बैठ गए। ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा पदक निशानेबाजी में हासिल किया है। कुछ दिनों बाद टोक्यो में शुरू हो रहे ओलंपिक गेम्स में पदक जीतने के लिए इस बार भी देश के 15 निशानेबाज तैयार हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आने वाली तेजस्विनी सावंत पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रही हैं। तेजस्विनी ने 2010 में म्यूनिक में हुई विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तेजस्विनी की मां को अपनी बेटी की उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि तेजस्विनी ने हर प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एनसीसी में थी वो, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जब वो एनसीसी में थी तब वो एनसीसी की बेस्ट शूटर और बेस्ट कैडेट भी रही है। तो एनसीसी में होते हुए उसे ये शूटिंग अच्छा लगने लगा और उसके साथ ही उसने इसमें ही करियर करना सोचा। 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के लिए तेजस्विनी ने एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट अंजलि भागवत और विश्व रिकॉर्डधारी सुमा शिरूर को मात देकर टीम में जगह बनाई थी। तेजस्विनी ने खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल सिंगल्स और अवनीत कौर सिद्धू के साथ 10 मीटर एयर राइफल डबल्स में स्वर्ण पदक जीता था। तेजस्विनी ने 2009 में म्यूनिक में हुए विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 कुछ दिनों तक मानसून के कमजोर रहने के बाद आज से राज्य में मानसून के गहरे होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। राजधानी रांची में भी आज 1 से 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में 1 जून से 16 जुलाई तक औसत बारिश 364.9 मिलीमीटर अपेक्षित होती है। वर्तमान में 360.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 1% कम है। उन्होंने बताया कि राज्य के 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम वर्षा चतरा और गुमला में हुई है, जहां सामान्य से करीब 32% कम बारिश दर्ज की गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए किए जा रहे हैं एहतियाती उपाय। आज सभी जिलों में की गई तैयारियों की समीक्षा। राज्य में कल एक दिन में 1,70,000 से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड टीके की खुराक। पिछले 24 घंटों में 55 नए मामलों की पुष्टि। राज्य में पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को मिला सेवा विस्तार। 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे पद पर। और अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को सफलता। जामताड़ा और खूंटी में 4 साइबर अपराधी सहित 9 गिरफ्तार। चाईबासा में 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया।